Good morning to all students. Today we will discuss our third lesson, Understanding Social Institutions. सामाजिक संस्थाओं को समझना। सबसे पहले आपको ये जानना जो इम्पोर्टेंट है कि सामाजिक संस्थाएं होती क्या हैं। वे सभी संस्थाएं जो किसी भी व्यक्ति के सामाजिकरण को बढ़ाती हैं या समाजीकरण बढ़ाने में मदद करती हैं, वो सभी संस्थाएं जिनसे व्यक्ति समाज के अनुरूप अपने आप को डालता है या समाज में रहना सीखता है, उसको सामाजिक संस्थाएं कहा जाता है। इसमें इसने परिभाषा दी, सामाजिक संस्थाओं को सामाजिक आस्थाओं, मूल्यों, मानकों तथा समाज की जरूरतों को पूरा करने हेतु निर्मित संबंधों की भूमिका के जटिल ताने बाने के रूप में देखा जाता है। इसका मतलब सामाजिक संस्थाएं वे हैं जो किसी समाज की आस्थाओं, मूल्यों और मानकों तथा समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्मित संबंधों की भूमिका के जटिल ताने बाने के रूप में देखा जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाएं इस प्रकार हैं। इसने दो प्रकार की सामाजिक संस्थाएं बताई। पहले बताई इसने अनौपचारिक और एक औपचारिक। औपचारिक वे संस्थाएं होती हैं जिनको इंग्लिश में फॉर्मल बोला जाता है, जिसमें सारी औपचारिकताएं निभाई जाती है, जैसे एजुकेशन, कानून। अनौपचारिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जो किसी भी व्यक्ति के समाजीकरण को बढ़ाती हैं अनौपचारिक तरीके से, जिसमें कोई फिक्स रूल रेगुलेशन नहीं होते, कोई टाइम की पाबंदी नहीं होती, किसी भी टाइम पे वो सीख सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नातेदारी, परिवार, विवाह। और औपचारिक संस्थाएं जैसे कानून, शिक्षा इत्यादि। संस्था क्या है? संस्था स्थापित या कम से कम कानून या प्रथा द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार कार्य करती है और उसके नियमित तथा नियंत्रणकारी संचालन कोई नियमों काम जाने बिना समझा नहीं जा सकता। संस्थाएं व्यक्तियों पर प्रतिबंध के साथ व्यक्तियों को अवसर भी प्रदान करती हैं। इसका मतलब क्या, जो ये संस्थाएं हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वे व्यक्ति को समाज में रहने के लायक बनाती हैं। ये व्यक्ति के बिहेव पर प्रतिबंध के साथ साथ उसको अवसर भी प्रदान करती हैं। अब इसने बताया जैसे परिवार सबसे पहली जो संस्था है, किसी भी व्यक्ति को समाज के रहने योग्य उसका परिवार बनाता है, क्योंकि जन्म से ही वो अपने परिवार में रहता है। मूल परिवार को औद्योगिक समाज की आवश्यकताएं पूरी करने वाली एक सर्वोत्तम साधनपूर्ण इकाई के रूप में देखा जा सकता है। ऐसे परिवार में घर का सदस्य घर से बाहर कार्य करता है और दूसरा सदस्य घर व बच्चों की रेख देख करता है। अब जो पहली संस्था आपकी जो इम्पोर्टेंट संस्था वो है परिवार। क्यों? क्योंकि सबसे पहला सामाजिकरण बच्चे का परिवार से ही होता है, उसकी फैमिली से होता है। वो उसका बिहेवियर, उसकी नेचर, सब कुछ उसकी परिवार पे डिपेंड करती है। अब इसने बताया कि विभिन्न समाजों में विभिन्न प्रकार के परिवारों के स्वरूप पाए जाते हैं। इसने बताया आवास या स्थान के आधार पर मातृस्थानिक परिवार होते हैं, पितृस्थानिक परिवार पाए जाते हैं। अधिकार या प्रभाव के आधार पर मातृतंत्रात्मक और पितृतंत्रात्मक। वंश के आधार पर मातृवंशीय और पितृवंशीय। जन्म का परिवार एवं प्रजनन का परिवार, एक परिवार या संयुक्त परिवार। फिर इसने और भी बताया महिला प्रधान परिवार, जिसमें महिला मुखिया होती है। पुरुषों के शहरी क्षेत्रों में चले जाने के बाद महिलाओं को हल चलाना पड़ता है, खेती के कार्यों का प्रबंध करना पड़ता है। काफ़ी समय से वे अपने परिवार की एकमात्र भरण पोषण करने वाली एकमात्र सदस्य बन जाती है। ऐसे परिवारों को महिला प्रधान घर कहा जाता है। उदाहरण के लिए उरी आंध्र प्रदेश में कोलम जनजाति समुदाय। इसमें क्या कहना चाहता है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं या कोई जनजातियां हैं जिनमें महिलाएं परिवार की मुखिया होती हैं। परिवार लिंगवादी कैसे होते हैं? आधुनिक समय में यह माना जाता है कि लड़का वृद्धावस्था में अभिभावकों की मदद करेगा और लड़की विवाह करके दूसरे घर चली जाएगी। इस प्रकार की लड़कियों की अपेक्षा की जाती है। इस कारण कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिल रहा है। 2001 की जनगणना के अंतर्गत प्रति 1000 लड़कों के पीछे 927 लड़कियां हैं। समृद्ध राज्यों जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश में हालत बहुत दयनीय है। इसने बताया परिवार प्रत्यक्ष नातेदारी संबंधों से जुड़ते व्यक्तियों का एक समूह है। नातेदारी बंधन व्यक्तियों के मध्य के वे सूत्र होते हैं जो या तो विवाह द्वारा से या वंश परंपरा के माध्यम से रकम संबंधियों को जोड़ते हैं। अब जो सेकंड संस्था है, इम्पोर्टेंट संस्था है, जो समाजीकरण को बढ़ाती है, समाज में रहने के लायक बनाती है, दूसरी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है विवाह। विवाह को दो इसने परिभाषा दी कि विवाह किसे कहा जाता है। इसने विवाह के प्रकार बताए। एक विवाह, यह विवाह संबंध एक व्यक्ति को एक समय में एक ही साथी रखने तक सीमित रखता है। बहुविवाह, जिसमें यह विवाह संबंध एक व्यक्ति को एक समय में एक
से अधिक, इसने क्या बताया, एक ही साथी नहीं बल्कि एक से अधिक साथी रखने की अनुमति प्रदान करता है। बहुपत्नी विवाह, ये जो बहुविवाह है ये दो प्रकार का होता है, बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह। अंतर्विवाह क्या होता है, इस विवाह में व्यक्ति उसी सांस्कृतिक समूह में विवाह करता है जिसका वह पहले से ही सदस्य है। उदाहरण जाति, अपनी जाति में विवाह करना अंतर्विवाह। और बहिर्विवाह किसे कहा जाता है, वह व्यक्ति अपने समूह से बाहर विवाह करता है। उदाहरण गोत्र, जाति और नस्ल। विवाह से संबंधित संस्थाएं बहुत सारी हैं, जैसे दहेज प्रथा है, बाल विवाह है। फिर इसने बताया कार्य और आर्थिक जीवन। कार्य को सामाजिक और मानसिक परिश्रमों के माध्यम से किए जाने वाले ऐसे सवैतनिक और अवैतनिक कार्यों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिनका औचित्य मानव की जरूरतें पूरे करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना होता है। इसका मतलब क्या, कार्य किसे कहा जाता है, उसको कहा जाता है जो सवैतनिक, जिसके बदले वेतन मिले या बिना वेतन के जो कार्य किया जाता है, जो जिससे वस्तुओं का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, उसे कार्य कहा जाता है। आधुनिक समाजों की अर्थव्यवस्था की विभिन्न आवश्यक विशेषताएं। जो आधुनिक समाज है उसकी अर्थव्यवस्था, जो इकोनॉमी है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसकी विशेषताएं हैं पूंजीपति उद्योगपतियों के कारखाने, विशिष्ट कार्य के अनुसार वेतन, प्रबंधक द्वारा कार्यों का निरीक्षण, श्रमिक की उत्पादकता बढ़ाना, अनुशासन बनाए रखना, अत्यधिक जटिल श्रम में विभाजन, कार्य के स्थान में परिवर्तन, औद्योगिक प्रौद्योगिकी में विकास, परस्पर आर्थिक का सीमित विस्तार। अब है कार्य रूपांतरण। आजकल क्या है, कार्य चेंज हो रहा है। क्यों, पहले जो फिजिकल कार्य किया जाता था, आज ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक रूप से कार्य किया जाता है, मेंटली कार्य किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक फिजिकल वर्क की बजाय कंप्यूटर पे कार्य करना। औद्योगिक प्रक्रियाएं, सरल संक्रियाओं में वर्गीकरण, थोक उत्पादन हेतु थोक बाजारों की महत्वपूर्णता, उत्पादन की प्रक्रिया में नव परिवर्तन, स्वचालित उत्पादन की कड़ियों का निर्माण, उदार उत्पादन तथा कार्य विकेंद्रीकरण। अब इसने बताया राजनीतिक संस्थाओं का संबंध समाज के दो आवश्यक पहलू। इसने बताया जो इम्पोर्टेंट है, शक्ति और सत्ता। शक्ति का अभिप्राय क्या है, ओनली पावर, जो अपनी शक्ति से कार्य कराता है, अपनी उसको पावर कहा जाता है। इसका मतलब क्या, उसके पास किसी भी प्रकार का बल है, विशिष्ट या विशेष प्रकार से कुछ पावर है जो दूसरों पे अपना प्रभाव डाल सकते हैं, उसे शक्ति कहा जाता है। इसने क्या बताया कि शक्ति व्यक्ति और समूह के माध्यम से दूसरों के विरोध करने के बावजूद अपनी इच्छा पूरी करने की योग्यता है। सत्ता किसे कहा जाता है, सत्ता शक्ति का उपयोग सत्ता के माध्यम से किया जाता है। सत्ता शक्ति का वह रूप है जिसे वैध होने के रूप में स्वीकार किया जाता है। देखो, एक होती है शक्ति। शक्ति का मतलब है सिर्फ उसके पास पावर है, शक्ति है, ताकत है जो लोगों पे इफेक्ट डाल सकती है। लेकिन जो शक्ति वैध होती है, इसका मतलब लीगल रूप से जिसको कानून द्वारा स्वीकृति दी जाती है, जैसे एक पुलिस को शक्ति दी जाती है कि वो डिसिप्लिन बनाए रखे, या दूसरी प्रकार की जो दूसरे अन्य वर्गों को शक्तियाँ दी जाती हैं वो सत्ता कहलाती हैं, जो कानूनी रूप से वैध होती है या सभी लोगों द्वारा उसको स्वीकार कर लिया जाता है, उसको सत्ता कहा जाता है। अब होता है प्रभु सत्ता। प्रभु सत्ता क्या का मतलब होता है, प्रभु सत्ता का तात्पर्य निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर एक राज्य का अविवादित शासन सही है। इसका मतलब क्या है कि प्रभु सत्ता उसको बोलते हैं जिसमें एक सरकार अपने निश्चित बाउंड्री के अंदर राज्य करती है। नागरिकता के अधिकार कौन कौन से होते हैं, इसने बताया नागरिक अधिकार, भाषण व धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राजनीतिक अधिकार, चुनाव में सम्मिलित होने का अधिकार, सामाजिक अधिकार, समाज कल्याण, बेरोजगारी भत्ता, स्वास्थ्य लाभ तथा न्यूनतम मजदूरी निर्धारण करने का अधिकार। अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट संस्था है, हम क्या पढ़ रहे हैं इस लेसन में, संस्थाएं। कौन सी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, जो व्यक्ति के समाजीकरण को बढ़ाती हैं, समाज में रहने के लायक बनाती हैं। तीसरी और इम्पोर्टेंट जो संस्था है अपनी, वो है धर्म। धर्म एमएल दुखाइम के अंतर्गत धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित अनेक विश्वासों और व्यवहार की एक ऐसी संगठित व्यवस्था है जो व्यक्तियों को एक नैतिक समुदाय की भावना में बांधती है, जो इस प्रकार विश्वास और व्यवहारों को व्यक्त करते हैं। यदि सिंपल भाषा में कहें, धर्म किसे कहते हैं, अलौकिक सत्ता में विश्वास रखना। अलौकिक का मतलब जो चीज़ें दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस की जाती हैं, उन चीज़ों में विश्वास रखना धर्म कहलाता है। सभी धर्मों की समान विशेषताएं हैं। क्या समान विशेषताएं हैं कि सभी धर्म, चाहे हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो या कोई भी धर्म हो, सभी में समारोह किया जाता है। विश्वासकर्ताओं का एक समुदाय होता है, जितने भी बिलीव करते हैं उस पर अलौकिक सत्ता में, भगवान पर विश्वास करते हैं, उनका एक ग्रुप होता है। प्रतीकों का समुच्चय या सम्मान की भावनाएं होती है। प्रतीकों का मतलब है कि भाई जैसे हिंदू धर्म में ओम का उच्चारण किया जाता है या ओम को पवित्र प्रतीक माना जाता है, इसी प्रकार सिखिज्म में या इस्लाम धर्म में
अलग अलग प्रतीक माने जाते हैं। धर्म के साथ संबंध अनुष्ठान विभिन्न प्रकार के होते हैं, सभी के अनुष्ठान अलग अलग होते हैं। किसी धर्म में गुणगान किया जाता है, भजन करना, उपवास रखना, विशेष प्रकार का भोजन करना, प्रार्थना करना। ये आपको पता है कि जो जिस भी रिलीजन में सबके अलग अलग हैं। इस्लाम धर्म में रोजे रखे जाते हैं, हिंदू धर्म में उपवास रखा जाता है। तो हर रिलीजन में अपने अपने अनुष्ठान होते हैं। सामाजिक शक्तियाँ नियंत्रण हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ना ये व्यक्ति के सामाजिक गुण को बढ़ाती है, समाज में सिखाती हैं कि जो समाज की परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनको सिखाती है। ये जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे आपने ये किया परिवार, किया विवाह, दूसरी संस्था होगी, तीसरी ये धर्म। ये जो संस्थाएं हैं ये व्यक्ति को ना समाज में रहने के लायक बनाती हैं। किस प्रकार समाज में रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उनके अनुसार रहना है। अब इसने बताया परिवार व्यक्तियों का एक समूह है जो विवाह या रक्त ग्रहण के बंधनों से बंधे होते हैं और एकल गृह का निर्माण करते हैं, जिसमें माता पिता, बेटा बेटी, भाई बहन सभी रहते हैं, अंत्यक्रिया करते हैं और अंत्यस्वाद करते हैं, जिससे एक समान संस्कृति का जन्म होता है। परिवार की विशेषताएं इसने बताया, नाम, पत्ती, आर्थिक व्यवस्था, विवाह का स्वरूप। परिवार के कार्य क्या होते हैं? परिवार के देखो बेसिकली परिवार के कार्य क्या होते हैं? बच्चों का जन्म और लालन पालन करना, घर की व्यवस्था करना। गैर कार्य क्या होते हैं? गैर आवश्यक कार्य क्या होते हैं? शिक्षा, सामाजिक मनोज्ञान, आर्थिक और धार्मिक। परिवार का वर्गीकरण, परिवार का आकार के अंतर्गत परिवारों को विभाजित किया जा सकता है। परिवार के प्रकार आएंगे, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा। जो संस्था है, सामाजिक संस्था है परिवार, ये कितने प्रकार की होती है? ये होता है एकल परिवार, संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार। एकल परिवार क्या होता है? जिसमें सिर्फ माता पिता और उसके विवाहित बच्चे रहते हैं। संयुक्त परिवार जिसमें दो या दो से ज़्यादा जनरेशन रहती हैं, जिसमें दादा दादी, चाचा ताऊ इकट्ठे रहते हैं। विस्तृत परिवार वो परिवार होता है जिसमें कई पीढ़ियाँ, जिसमें 50 से अधिक व्यक्ति एक ही छत के नीचे रहते हैं, वो होता है विस्तृत परिवार। अब इसने ना विशेषताएं बताई है, जैसे संयुक्त परिवार की विशेषताएं हैं, कम से कम 3 पीढ़ी के सदस्य एक साथ रहते हैं, समान कर्तव्य होते हैं, समान निवास स्थल, मतलब एक ही छत के नीचे रहते हैं, समान संपत्ति, इसका मतलब बंटवारा नहीं हुआ उनका, पूर्वज साथ में रहते हैं, एक ही रसोई में पका हुआ खाना खाते हैं। परिवार का मुखिया अन्य सदस्यों पर उसकी सत्ता होती है, परिवार के मुखिया की मानी जाती है। और पारंपरिक व्यवसाय, जो व्यवसाय वो किया जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट, जो सामाजिक संस्था है जो सिखाती है व्यक्तियों को, वो है नातेदारी। अब नातेदारी का आधार क्या होता है? अपनापन, रक्त संबंध। इसका मतलब क्या है? रक्त संबंध का मतलब भाई बहन है, जो रिश्तेदारी है, जितने भी जो संबंध पाए जाते हैं, विभाजन, बंधन, पीढ़ी दर पीढ़ी। अब है नातेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जनजातीय ग्रामीण समाजों में उत्पादन तथा खपत, राजनीतिक शक्ति और सत्ता नातेदारियों के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। विवाह और पारिवारिक उत्सवों के अवसर पर नातेदारी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। ये ना विशेषताएं बता रहा है नातेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। नातेदारी की आवश्यकता क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा चाहिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए या आर्थिक सहायता के लिए। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा होती है कि कभी भी आवश्यकता पड़ने पर वो मदद करते हैं। आर्थिक में जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो नातेदारी आती है, रिश्तेदारी मदद करती है। इसने बताया विवाह और पारिवारिक उत्सवों के अवसर पर नातेदारी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। नातेदारी के अंतर्गत गोत्र, कुल आदि का निर्धारण होता है। नातेदारी के अंतर्गत सभी संस्कार, धार्मिक व्यवहार में सदस्यों के अधिकार और दायित्व को आधारित किया जाता है। नातेदारी भाईचारे की भावना पर जोर देती है। अब इसने बताया सामाजिक संस्था क्या है। लास्ट में इसने बताया, देखो हमारा लेसन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? सामाजिक संस्थाओं से, जो व्यक्ति के सामाजिकरण को बढ़ाती है। इसने बताया ये समाज की संरचना है जो विशेषतः सुव्यवस्थित प्रतिमानों के माध्यम से लोगों की जरूरतों को पूरा करने हेतु संस्थापित किया जाता है। अब जो नेक्स्ट संस्था बताई इसने, वो बताई इसने एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा के 2 भाग होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। देखो औपचारिक में आएंगे ये शिक्षण संस्थाएं, इसने बता रखा, देखो ये थोड़ा गलत है। औपचारिक में आएंगे शिक्षण संस्थाएं, फॉर्मल जो एजुकेशन, और इनफॉर्मल में आएंगे समाज, घर, पड़ोस। शिक्षा के कार्य क्या है? शिक्षा का कार्य है ज्ञान बांटना, जानकारी का विस्तार करना, व्यक्तित्व निर्माण और चरित्र गठन, व्यक्तियों के अच्छे जीवन हेतु आधार तैयार करती है। इसमें शिक्षा का बेनिफिट क्या है? शिक्षा व्यक्ति को कैसे समाज में रहने के लायक बनाती है। यह शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्यों जरूरी है ये बताया इसने, क्योंकि शिक्षा से जानकारी मिलती है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है, चरित्र का गठन होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृति, जो अपने कल्चर हैं, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उनको बढ़ाती है, संचरण करती है। संचरण का मतलब होता है एक पीढ़ी हस्तांतरण करना, एक दूसरे जनरेशन को देना।
शिक्षा व्यावसायिक और स्थानीय गतिशीलता जैसे अच्छे कार्य हेतु प्रवसन इत्यादि मदद करती है। व्यक्ति का समाज के साथ एकीकरण करना समाजीकरण कहलाता है। पर्यावरण तथा आस पड़ोस से परिचय कराती है। व्यक्तियों को अंतः शक्ति का एहसास करने सार्थक ढंग से समाज के प्रति योगदान में मदद करता है। और इसने बताया किसी देश के सर्वांगीण विकास में मदद करती है। प्रदर्शन की वजह से व्यक्तियों की स्वाभाविक सोच और तर्क शक्ति को विकसित करती है। जब बच्चा एजुकेशन लेता है तो उसकी समरण करने की, सोचने की शक्ति बढ़ती है। अब जो आता है नेक्स्ट संस्था आती है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था किस प्रकार से प्रभावित करती है? पूंजीवाद, मांग और पूर्ति के अंतर्गत मुख्यतः लाभ हेतु संपत्ति का निजी स्वामित्व, समाजवादी सरकार के नियंत्रण एवं स्वामित्व में हर वस्तु, पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के क्षेत्र में केवल सरकार मूल्य उत्पादन तथा वितरण के साधनों को नियंत्रित करती है। प्रजातांत्रिक क्या होता है? डेमोक्रेटिक मिश्रित अर्थव्यवस्था, कीमत बाजार के माध्यम से आधारित की जाती है। भूमंडलीकरण, स्थानीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। उदारीकरण किसे कहा जाता है? भूमंडलीकरण का आर्थिक परिदृश्य, कंपनियों का निजीकरण, तकनीकी उपयोगी वस्तु, कामगार पूंजी इत्यादि के अंतर्गत प्रतिबंधों को हटाया जाना, शुल्क इत्यादि हटाना। इसका मतलब क्या, जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो भी व्यक्ति को प्रभावित करती है कि हमारी किस प्रकार की अर्थव्यवस्था हो, कैपिटलिज्म है या सोशलिज्म है। नेक्स्ट इसने बताया राजनीतिक संस्थाएं। क्या राजनीतिक संस्थाएं भी व्यक्ति के बिहेवियर को, व्यवहार को प्रभावित करती हैं? ये इसने बताया कि किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। शक्ति लोगों के व्यवहार को प्रभावित या नियंत्रित करने की क्षमता है। जिस प्रकार की पॉलिटिक्स होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसी प्रकार का व्यक्तियों का व्यवहार होता है, उसी प्रकार का हमारा समाज होता चला जाता है। सत्ता शब्द का सामान्यतः शक्ति हेतु इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सामाजिक संरचना के माध्यम से कानूनी तौर पर मान्य समझा जाता है। शक्ति को दोषपूर्ण या न्यायपूर्ण समझा जा सकता है, लेकिन मनुष्य सामाजिक प्राणियों के संबंध में शक्ति का इस्तेमाल स्थानीय रूप से स्वीकार किया गया है। यद्यपि शक्ति को मानवीय कार्य पर प्रतिबंध के रूप में देखा जा सकता है, तथापि यह कार्य की संभव बना देता है किसी भी उपस्थित समाज में एक जटिल सामरिक स्थिति है। तो इस प्रकार ये लेसन था अपना सामाजिक संस्थाओं को समझना कि कौन कौन सी ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जो व्यक्ति के सामाजिकरण को बढ़ाती हैं, समाज में रहने के योग्य बनाती हैं, समाज से सीखने के योग्य बनाती हैं, और किस प्रकार व्यक्ति समाज में रह के अपना विकास कर सकता है। इस लेसन में से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन आस्क स्टूडेंट्स, ठीक है। और आपको ना ये पूरा लेसन लिखना है, लिख के जो इसके क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन का मतलब है जो पहली संस्थाएं हैं उसके प्रकार, जैसे परिवार किसे कहते हैं इसके प्रकार, फिर इसने दूसरी संस्था बताया धर्म, धर्म किसे कहते हैं इसकी विशेषताएं, तीसरा बताया इसने विवाह, इसके प्रकार क्या कहते हैं, फिर अर्थव्यवस्था किस प्रकार प्रभावित करती है। तो वो क्वेश्चन फॉर्म में लिखना चाहिए, क्वेश्चन फॉर्म में लिख लेना, अदरवाइज इस नोट्स के रूप में जो आपको भेजे जाएंगे उसमें से लिख सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, डेट्स ऑल।